बिहार से बहुत बड़ी खबर, ट्रेन डिरेल करने की एक बड़ी साजिश नाकाम की गई है। छपरा बलिया के बीच रेल पटरी कटी मिली। आपको बता दें एक बड़ी साजिश थी इसके पीछे। कोलकाता गाजीपुर एक्सप्रेस डिरेल होने से बची है। ये देखिए ट्रेन की जो पटरी है वो कटी हुई है। रेल कर्मियों की सूझबूझ से एक बहुत बड़ा रेल हादसा टल गया है। और अब 3 तस्वीरें आपके बीच में हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार और यूपी बॉर्डर पर छपरा बलिया के बीच रेल पटरी काटकर ट्रेन की डिरेल करने की जो साजिश है उसे रचा गया। रेल कर्मियों की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा रेल हादसा टला है। रेलवे पटरी काटे जाने के बाद ट्रेनों की आवाजाही थोड़ी देर के लिए प्रभावित रही, थोड़ी देर के लिए रुकी रही, लेकिन 3 तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से रेलवे को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। पटरी कटी हुई मिली और पटरी किसने काटी, क्या जानकारी मिल रही है, ये आगे तफ्तीश हो रही है। छपरा बलिया रूट प्रभावित हुआ है और बड़ा हादसा टल गया है। कुमार कुंदन और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। छपरा बलिया रूट कुमार बाधित हुआ है, इस रूट के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है और ये जो घटना हुई है इसको लेकर क्या प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं, क्यों सामने आई ये घटना, इसके पीछे कौन ताकतें थीं? देखिए निधि, आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले इस रूट की खासियत। एक तो बॉर्डर रूट है, बिहार और उत्तर प्रदेश का एक तरीके से बॉर्डर है जिस जगह पे ये सारा कुछ हुआ है, और उसके आसपास का नेपाल का भी इलाका वगैरह आता है। और जिस जगह पे ये घटना हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि सुबह में जब ट्रैकमैन बाकायदा ट्रैक की एक तरह से कह सकते हैं निगरानी कर रहे थे, अचानक उनको ऐसा लगा कि एक जगह पे ट्रैक उखड़ा पड़ा हुआ है, ट्रैक कटा हुआ है। फिर उन्होंने तत्काल प्रभाव से दौड़कर एक तरीके से लाल झंडे दिखाकर और फिर ट्रेन को रोकने और तमाम तरह की चीज़ों की कोशिश की गई, जिसकी वजह से जो स्टेशन मास्टर और जो भी स्टाफ थे वो सजग हुए और फिर ट्रेन को रोका गया। ये ट्रेन कोलकाता से निकलकर गाजीपुर जा रही थी और 9:18 के आसपास सुबह ये सब कुछ हुआ है। तो जिस सूझबूझ के साथ ट्रैकमैन ने ट्रैक को भांपा और उसके बाद सारा कुछ किया, उससे एक बड़ा हादसा टलने से बच गया और बहुत लोगों की जानें भी जा सकती थी। लेकिन इस पूरे मामले में एक कमेटी गठित कर दी गई है जो इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये किसने काटा, कौन काटा, इसके पीछे क्या वजह है और क्या ये किसी साजिश की ओर इशारा तो नहीं कर रही है, खास करके उस पूरे इलाके के ज्योग्राफिकल एरिया को देखते हुए। निधि कुमार, इससे पहले भी यूपी में भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई। इससे पहले 1 महीने पहले कुछ और जगहों पर भी घटनाएं सामने आई। क्या सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है? क्या जो इससे पहले जांच चल रही थी, रेलवे को नुकसान पहुंचाने की जो गतिविधियां सामने आई थी, जैसे गैस सिलेंडर मिला था, क्या सेम पैटर्न नजर आ रहा है और जांच एजेंसियां ऐसे ही काम कर रही हैं, इसी ओर इशारा करती हैं? देखिए निधि, ये आज की जो घटना है ये पुराने पैटर्न से थोड़ा इतर है, इसलिए रेलवे की परेशानी बढ़ गई है। पुरानी घटनाओं में ऐसा देखा गया कि सिलेंडर डाल दिया गया या फिर लोहे के सरिये डाल दिए गए या फिर कोई बड़ा सा सीमेंट का टुकड़ा डाल दिया गया। आज ट्रैक कटा हुआ है। ट्रैक कटा हुआ इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। इसमें क्या होता है कि जब आप रेलवे लेके निकलते हैं ट्रैक पे तो उसी समय डिरेल हो जाती है, उसमें बचने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो ये एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। शायद यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर रेलवे के अधिकारी चौकन्ने हुए हैं कि आखिरकार ट्रैक पे सामान रखना और ट्रैक को काटना दोनों अलग अलग चीज़ है। तो इसमें रेलवे अगर उस ट्रैक से गुजरता तो एक्सीडेंट की गुंजाइश 100 नहीं 200% थी। तो एक बड़े हादसे को रोका गया। यही वजह है कि बिल्कुल एक बड़े हादसे को टाला गया है और जैसा कि कुमार कुंदन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, एक बड़ा हादसा हो सकता था और रेलवे के जो अधिकारी रहे उनकी सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा टला है। एक और अहम खबर आपको बता दें जो प्रयागराज से आ रही है। प्रयागराज में यूपी पीसीएस छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। यूपी लोक सेवा आयोग पूछ की कोशिश की गई है। पुलिस ने छात्रों को रास्ते पर ही रोक दिया है। कि देखिए एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और बड़े स्तर पर हम पुलिस का पहरा देख रहे हैं, इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्स भी देख रहे हैं और छात्रों को रास्ते पर ही रोका है। और ज्यादा क्या अपडेट है, विपिन चौबे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, छात्रों को रोका गया है, छात्रों की मांगे क्या है? देखिए, पीसीएस 2024 की परीक्षा को उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग आयोजित कराता है और इस बार जो परीक्षा हो रही है उसमें 10 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होंगे और 41 जिलों में इस परीक्षा को कराया जाना है। 10 लाख छात्रों की संख्या को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि इस बार इस परीक्षा को आरओ और एआरओ, जिसमें इन पदों के लिए चयन होना है, इसके लिए 2 दिन में परीक्षा कराया जाएगा। इसी बात को लेकर विरोध है और छात्र इस बात का विरोध कर रहे हैं और छात्र ये कह रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए, 1 दिन में ही परीक्षा को कराया जाए और इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू है। छात्रों ने इससे पहले ज्ञापन दिया,
धरना दिया और 11 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग का जो दफ्तर है इलाहाबाद में, वहां पर धरने पर बैठ गए हैं और प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें पहले पुलिस ने रोकने की कोशिश की। जब छात्र नहीं रुके तो उन्हें उन पर हल्का बल प्रयोग भी किया है। छात्रों की सिंपल एक ही मांग है कि जो भी परीक्षा हो पहले की तरह, इससे पहले जैसे परीक्षाएं करवाई जाती थी एक दिन में, उसी तरह से परीक्षा कराई जाए। लेकिन सरकार चूंकि 10 लाख छात्रों का मसला है और इससे पहले तमाम पेपर लीक हुए हैं, उसको देखते हुए ये कह रही है कि नई परीक्षा को 2 दिनों में कराया जाएगा और इसी बात को लेकर विरोध है। तस्वीरें इस बीच दिखा रहे हैं विपिन, हम कैसे बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। पुलिस का एक बड़ा पैरा उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में इस वक्त छात्र नजर आ रहे हैं। उनकी मांग है कि जिस तरह का परीक्षा सिस्टम पहले था वैसे ही बहाल होना चाहिए, और क्योंकि इससे पहले पेपर लीक के कई मामले आए हैं तो प्रशासनिक स्तर पर भी सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन छात्र देख रहे हैं हम विपिन आगे बढ़ गए बैरिकेडिंग तोड़कर, और एक बड़ी संख्या हम देख सकते हैं छात्रों की। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी तादाद है और आप जानते हैं कि 10 लाख छात्र प्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आसपास के जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ के राज्यों के बच्चे यहाँ पर इस बार परीक्षा में शामिल होंगे। और उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 21 और 22 दिसंबर को ये परीक्षा होनी है और छात्रों की मांग है कि दोनों परीक्षाओं को 1 डे 1 शिफ्ट और नो नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी जो है वो लागू किया जाए। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से आज का जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, इस बल प्रयोग से साफ हो जाता है कि सरकार फिलहाल पीछे हटने वाली नहीं है और छात्रों का आंदोलन तेज होगा। इससे पहले भी कई बार परीक्षाओं को लेकर, पेपर लीक को लेकर इसी तरह से छात्र धरने पर उतरे थे और कई बार छात्रों के धरने को देखते हुए, प्रदर्शन को देखते हुए सरकार को परीक्षाओं तक कैंसिल करानी पड़ी। लेकिन इस बार छात्र भी अड़े हुए हैं, सरकार भी अड़ी हुई है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन ये जरूर है कि अब मामला बिगड़ता जा रहा है और छात्रों की धमकी के बाद अब छात्र सड़क पर उतर गए हैं और उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी की तस्वीर फिलहाल प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां पर छात्र सड़कों पर उतरे हैं। छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है, छात्र बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मांग, अपनी बात सरकार तक 1 डे 1 शिफ्ट एंड नो नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी को लेकर छात्र धरने पर हैं, सड़कों पर उतरे हैं और अब प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन आपका जानकारी देने के लिए। विपिन तस्वीरें बता रहे हैं कि किस तरह से छात्रों का ये प्रदर्शन एक शिफ्ट को लेकर और जो पहले से परीक्षा सिस्टम था उसको लेकर ही छात्र कह रहे हैं कि वही सिस्टम होना चाहिए, और पीसीएस और आरओ की जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश के लिए एक आतंकवादी संगठन बड़ा खतरा इस वक्त बना हुआ है और इस संगठन के बारे में TV9 भारतवर्ष आपको सनसनीखेज जानकारी दे रहा है। NIA इस संगठन और उसके सदस्यों के बारे में जांच कर रही है। इस आतंकी संगठन ने भारत के 4 राज्यों में बड़ी तेजी से पैर पसारे और इसके कई आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। बाकी की तलाश की जा रही है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि हिज्ब उत तहरीर देश के लिए यह आतंकवादी संगठन एक बहुत बड़ा खतरा इस वक्त है। हिज्ब उत तहरीर आतंकी संगठन इसे घोषित किया गया और देश के 4 राज्यों में ये इस संगठन का HUT के स्लीपर सेल बताए जा रहे हैं मौजूद हैं। अलग अलग राज्यों में HUT के कई आतंकी गिरफ्तार भी किए गए। कई राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत में बढ़ते नेटवर्क पर NIA इस वक्त अलर्ट पर है। हिज्ब उत तहरीर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हिज्ब उत तहरीर के बारे में HUT इसे आतंकवादी संगठन कहा जा रहा है। और आइए अब आपको डिटेल में जानकारी देते हैं कि हिज्ब उत तहरीर कैसे देश के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने क्या क्या खुलासे किए इस आतंकवादी संगठन के बारे में। देखिए, ये देखिए, पहली बड़ी बात, हिज्ब उत तहरीर HUT आतंकी संगठन घोषित किया गया। दूसरी बड़ी बात, भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तीसरी बड़ी बात, NIA कर रही है HUT की जांच। इसके अलावा चौथी बड़ी बात, HUT के कई संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। 17 संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट भी है। और तेलंगाना, अब राज्य कौन से, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में इसके स्लीपर सेल बताए जा रहे हैं। गुप्त तरीके से कई राज्यों में कैडर की भर्ती हो रही है, ये भी जानकारी मिली है। सोशल मीडिया और सीक्रेट ऐप के जरिए मीटिंग कराई जाती थी, ये भी जानकारी मिल रही है। इस्लामिक राज्य की स्थापना संगठन का एजेंडा है। 1953 में यरूशलेम में इसकी स्थापना हुई और लेबनान में इसका मुख्यालय है। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं।
जितेंद्र, एक बड़ा खुलासा हुआ है संगठन के बारे में। यह आतंकवादी संगठन जिसके 4 राज्यों में स्लीपर सेल की मौजूदगी का पता लगा है और ये बहुत एक्सक्लूसिव खुलासा है। क्या डिटेल में जानकारी मिल रही है कि अब जो सरकार है वो कैसे इस पर शिकंजा कसेगी इस आतंकवादी संगठन पर? जी बिल्कुल, देखिए हाल ही में दिल्ली के अंदर एक आतंकवाद विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें एनआईए ने, जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उसने बाकायदा इस बात को कबूल किया कि आने वाले वक्त में देश के लिए हिज़्ब उत तहरीर नाम का जो आतंकी संगठन है ये एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दरअसल हिज़्ब उत तहरीर जो है ये लेबनान से संबंधित है, लेबनान में इसका हेडक्वार्टर है और वहीं से इसका ऑपरेट किया जाता है। इसके अलावा इस संगठन का जो मकसद है वो हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट तैयार करना है, उसका गठन करना है और इसी इरादे से वो अपने स्लीपर सेल के जरिए लगातार किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगा है। आईएसआईएस की तर्ज पर यह संगठन अपने आप को हिंदुस्तान में धीरे धीरे बढ़ा रहा है और इसी को लेकर एनआईए लगातार इसके ऊपर नजर रखे हुए अब तक 17 लोगों की, जो 17 स्लीपर सेल थे, उनकी गिरफ्तारी इस मामले में की जा चुकी है। उनके खिलाफ एनआईए ने बाकायदा चार्जशीट दायर की और चार्जशीट के अंदर कहा गया कि दरअसल आंध्र प्रदेश, इसके अलावा तेलंगाना, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में इस संगठन के जो स्लीपर सेल है वो मौजूद है और आने वाले वक्त में एक बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। और इनके टारगेट पर ना सिर्फ दिल्ली है बल्कि कई मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसमें ये लोग लगातार किसी बड़े धमाके को या फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि दरअसल जो भी हिंदुस्तान के अंदर इन 4 राज्यों के अंदर जो यूथ है उसको बरगलाने के लिए बाकायदा ये लोग सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया ऐप के जरिए इन यूथ से संपर्क साधा जाता है, बाकायदा उनको इंटरव्यू किया जाता है और उसके बाद उन्हें अपने संगठन से जोड़ा जाता है और बाकायदा उन्हें लेबनान में जाकर ट्रेनिंग देने की बात भी या फिर झांसा भी उनको दिया जा रहा है। तो फिलहाल ये तमाम बातें एनआईए के सामने आ चुकी है और एनआईए अब इस संगठन पर पूरे तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल ही जो गृह मंत्रालय है उसने बाकायदा इस संगठन को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था और उसके बाद से एनआईए लगातार इस संगठन को लेकर एक्टिव भी है। जी, बड़ी जानकारी जितेंद्र बता रहे हैं। एनआईए जो जांच एजेंसी है वो इस संगठन पर क्रैकडाउन करने के लिए, शिकंजा कसने के लिए लगातार एक्टिव है। 4 राज्यों में सबसे बड़ी चुनौती है इनके स्लीपर सेल का होना। इन्हीं को लेकर लगातार बड़े खुलासे जितेंद्र इस वक्त कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र, जानकारी देने के लिए इस आतंकवादी संगठन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से एक बहुत बड़ी खबर है। एक शख्स को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश नाकाम की गई है भोपाल में और पुलिस ने पीड़ित के घर पहुंचकर रेस्क्यू किया है। ये बहुत सनसनीखेज मामला सामने आया डिजिटल अरेस्ट का। पुलिस ने शख्स को ठगी का शिकार होने से बचा लिया। विवेक ओबरॉय नाम के शख्स को डिजिटल अरेस्ट किया गया था। सीबीआई अफसर बनकर 6 घंटे कमरे में बंधक बना लिया गया था, लेकिन पुलिस ने आकर बचा लिया। आता हूँ, आज दोपहर को करीब 1:30 बजे मेरे को फ़ोन आया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि आपका आधार कार्ड यूज़ करके किसी ने एक फ्रॉड आपका सिम लिया है। फिर इतने वो बदमाश, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट कर दिया कि जी मुंबई साइबर पुलिस में आप कंप्लेंट करिए। बाद में उन्होंने मेरे को साइबर अरेस्ट का डरा दिया। आप समझते हैं जब आदमी डर जाता है इस बात के लिए। उन्होंने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की पर मेरे को बोलना पड़ेगा, मैंने एमपी की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। उनके 2 ऑफिसर श्री सचिन और उनके पार्टनर आए। एक फ़ोन कॉल में वो सारे फ्रॉडस्टर भाग गए। और इस वक्त भोपाल से हमारे साथ शुभम गुप्ता लाइव जुड़ रहे हैं। वो ज़्यादा जानकारी देंगे इस पूरे मामले पर तफसील से। शुभम, ये बहुत ही अजीब मामला सामने आया जिसमें 6 घंटे एक सीबीआई अफसर, एक फेक सीबीआई अफसर के जरिए बंधक बनाया गया इस शख्स को। और क्या जानकारी मिल रही है, पुलिस को कैसे पता लगा इसके बारे में कि इसके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ है? देखिए निधि, संभवतः देश का ये पहला ऐसा मामला है जब 6 घंटे तक कोई शख्स डिजिटल अरेस्ट रहा और यहाँ पर पुलिस पहुँचती है, लाइव रेड करती है। जो पड़ोसी थे उन्होंने किसी तरह से पुलिस को सूचना दी कि एक शख्स जो है वो डिजिटल अरेस्ट हुआ है। सीबीआई अफसर बनकर लगातार पूछताछ करते रहे और लाइव रेड उसी डिजिटल अरेस्ट के दौरान पुलिस ने दी है। 50 साल के व्यापारी हैं और सारी की सारी घटनाक्रम उन्होंने बताया किस तरह से उन्हें कॉल आया, दुबई से कॉल आया था। खास बात तो यहाँ पर निधि ये देखने को मिली कि जब पुलिस लाइव रेड के दौरान पहुँची तो उस समय जो डिजिटल अरेस्ट चल रहा था, पुलिस ने भी उन अपराधियों से बातचीत की और
जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम सीबीआई के अधिकारी हैं, आप हमें ऐसा वैसा ना समझे। तो इस तरह की चीज़ें आप देखिए, अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि उन्होंने पुलिस को, अगर पुलिस जब सामने आई तो पुलिस से भी नहीं डरे, उन्हें भी बता दिया कि हम तो सीबीआई के ऑफिसर्स हैं। तो ये अपने आप में देश का एक पहला ऐसा डिजिटल अरेस्ट देखने को मिला जब पुलिस खुद उस अरेस्ट में पहुंची और लाइव रेड की। जी, बहुत बड़ी चुनौती है ये डिजिटल अरेस्ट का होना। सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं और भोपाल से ये बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब मामला सामने आया। पुलिस ने एक्शन लिया है, पुलिस ने शख्स को बचाया है, फैमिली को बचाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभम, जानकारी देने के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए उनके गेरुआ कपड़ों पर सवाल खड़े किए हैं। खड़गे ने कहा कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं, अगर गेरुआ वस्त्र पहनना है तो राजनीति से बाहर हो जाना चाहिए। वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना। आगे बढ़ते हैं। बहरहाल वक्त हो चला है हमारे खास शो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर पोल खोल का। हमारे संवाददाता अक्षय विनोद शुक्ला आज मुंबई के वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में है और इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। वर्सोवा विधानसभा में जनता के मुद्दे इस वक्त क्या हैं और नेताओं की क्या तैयारी चल रही है चुनावों को लेकर, मुंबई के वर्सोवा से देखिए स्पेशल शो पोल खोल। वर्सोवा विधानसभा सीट पर पोल खोलने के लिए हम पहुंच चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ। ये वो सीट है जो 2008 में अस्तित्व में आई, 2009 में यहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की, 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से डॉक्टर भारती लवेकर ने यहां जीत दर्ज की। उस समय एनडीए था, लेकिन अब महाविकास अघाड़ी और महायुति है। राजनीतिक उथल पुथल है, लेकिन इसका असर क्या किसी की राजनीतिक नैया पर पड़ने वाला है? क्या कोई राजनीतिक नैया यहाँ डगमग डगमग डोलेगी या आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी? यही सब सवाल हैं और इस पर जनता जब दिल खोलकर बोलेगी तो जाहिर है पोल तो खोलेगी। आइए चलते हैं वर्सोवा की गलियों में और जानते हैं लोगों के दिल में क्या है। ब्रिटिशर्स के समय में जिस जगह को विज ए विस कहा जाता था, उसे स्थानीय भाषा में, यानी आप ये कह लीजिए कि मराठी भाषा में विसावा कहा जाने लगा और यही बाद में वर्सोवा हो गया है, जहाँ के मूल निवासी कोली हैं, यानी वो लोग जिनका जो पूरा जीवन यापन है वो मछली, केकड़े, समुद्री जीव जो हैं उन्हें पकड़कर होता है। आप लोग यहीं से हैं? हाँ। मैं बराबर बोलता ना, गलत तो नहीं बोलता? नहीं, हम यहीं से है, बचपन से, मतलब पैदाशी हमारी है और मेरा नाम है शारदा दीपक नाखवा। मैं बचपन से यही धंधा करती हूँ। पढ़ाई लिखाई कम हो गई। अभी मेरा परिवार है, एक लड़का है, दो पोता, एक पोता एक पोती है। उनका लिखना पढ़ना मैं ही करती हूँ, मेरे ऊपर ही है। अभी लॉकडाउन से मेरे लड़के का धंधा, काम धंधा सब बंद हो गया। किस चीज़ का काम करते थे वो अपना प्राइवेट ही काम करते थे, जैसा कि उसके वजह से सब बोझा मेरे पर हो गया। अभी मेरी इतनी ताकत तो है ही नहीं कि मैं उनको संभालूं पालूं। नहीं तो सरकार की तरफ से कोई मदद आपको मिल रही है? मिल रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी पहले हमको 10,000 रुपये दिया था बीएमसी की तरफ से, उसके ऊपर 20,000 रुपये दिया। अभी आगे मालूम नहीं क्या होगा। महीने में कुछ नहीं मिल रहा? 3,000 भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। और आइए आप भी यही काम करते हैं? मैं पहले जाते थे मच्छी बेचने को, 4 साल हो गया, लॉकडाउन से घर पे बैठते थे। लॉकडाउन से स्थिति खराब हुई? हाँ।
एकदम मच्छी बेचता नहीं, मच्छी में कुछ मिलता नहीं, इसलिए मैं घर पे रहती हूँ। पहले कितना, लॉकडाउन से पहले कितना कमाई हो जाता था महीने में और अभी कितना होता है? महीने में 20,000 रुपए तो हम लोग कमाते थे, लेकिन अभी वो भी नहीं हो रहा है। अभी कितना होता है? अभी होता है मुश्किल से 1000 आज भी नहीं होता है, 5 भी नहीं होता है, कुछ तब नहीं तो होता बहुत है। कम है। हाँ? वही ना, इसके ऊपर हम लोग का धंधा है। तो ऐसे में घर चलाने में तो दिक्कत होता होगा। वही दिक्कत ही है। बच्चे लोग की पढ़ाई लिखाई उनमें से करो, खाना पीना, उनका दुख सुख सब संभालना पड़ता है। अभी क्या कर सकते हैं, तो अब सरकार करो। सरकार करो, ये अब आज ही अपना सही बात बोली। आपको लग रहा है सरकार आप लोग के लिए कुछ करती है? हमारे लिए अब तक कुछ किया नहीं और करेगा, उसके पीछे मालूम नहीं हमको, तो मैं क्या बोलूं। नहीं, तो अभी जैसे हैं उनको तो 2 बार आप लोगों ने जिता के भेजा ना, वो भी नहीं सुनती लवेकर मैडम। बिल्कुल नहीं, अभी क्या पता सुनेगी, नहीं मालूम। बात करने को हमारे से टाइम नहीं है, उनके लिए टाइम नहीं है, फोन उठाने को टाइम नहीं है। कितनी बार उसके ऑफिस में जाके मिलने को लिए तो भी मिलते नहीं, क्या करेंगे, टाइम नहीं, मैडम को टाइम नहीं। अरे गरीबों के लिए टाइम नहीं, तो आपके पास टाइम है किसके लिए, वो बताओ। किनके लिए आप काम करती है, वो बताओ। बहुत अच्छा सवाल पूछ रही हैं आज आप। और कहते हैं ना, जैसे मैं ऑफिस में गई मिलने के लिए, उनको 50-100 बार उनको फोन किया, ना उनका फोन कोई उठाता है, ना कोई बात करता है, ना कुछ करता है। ऑफिस में जाओ तो बोले मैडम इधर गई है, उधर गई है। अभी भी नहीं आई क्या चुनाव के समय? नहीं मिले। वर्सोवा जेटी में अब मैं इस बोट पर सवार हो रहा हूँ, जो आपको एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा बस 2 से 5 मिनट में छोड़ देंगे। कितना समय लगता है उधर जाने में? मुझसे मतलब नहीं क्या अंकल, कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में? बस 2 मिनट भी नहीं लगता। और वो कौन सी जगह है? वो वर्सोवा मतलब मड आइलैंड। हाँ, मड आइलैंड जेटी। अच्छा, मड आइलैंड जेटी। अभी हम वर्सोवा जेटी में हैं। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग बैठकर ही जा रहे होते हैं। मुंबई में सबसे ज़्यादा जो समस्या है, तकलीफ है, वो है ट्रैफिक की। तो जितने लोग बाइक अच्छी हो या पुरानी हो, नहीं हो, वो भी बाइक से उधर क्यों जाते हैं? बाइक तो रोड पे चलती है, बोट पे कैसे? हम वहाँ पर रहते हैं ना, तो यहाँ से जाने में समय कम लगता है क्या? हाँ लगे, यहाँ पर घूम के आने एक 1.5 आवर लगता है, बस एक 5 मिनट में पहुँच जाते हैं हम। अच्छा, तो इधर इस बोट के अलावा कोई दूसरा रास्ता है वहाँ पहुँचने का? मारवे होके है, मगर उधर से जाएंगे कैसे? बहुत टाइम लगता है ट्रैफिक की वजह से, इधर निकाल देते हैं। तो इधर ब्रिज व्रिज बनने की भी बात बोली है? बोला तो है, देखते कह रहे हैं। चुनाव आया तो भी बोलेंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा सब बंद हो जाएगा। बोला तो है, अभी देखते, कमिटमेंट किया है। उम्मीद है बनेगा कभी? बनने का उम्मीद है, मगर कभी। अब देखिए बड़ी समस्या क्या है, ये ऐसा नहीं है कि आजकल में शुरू हुआ हो ये जेटी या बोट का काम। अब इस काम के शुरू होने के बाद कई बोट्स हैं, उनसे जुड़े लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनका परिवार है, तो उन परिवारों का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है जो इलाके के लोग भी इसका जवाब ढूंढना चाहते हैं। हम पूछ रहे किधर रहते हैं आप? हम लोग मड में रहते हैं। मड में रहते हो? इधर वर्सोवा को कितने साल से देख रहे हो ऐसे आते जाते? बस 15 साल से देख रहे हैं। कुछ चेंज आया बीते 10 साल 5 साल में? कुछ नहीं आया। कुछ भी चेंज नहीं। तो इस बार चुनाव में चेंज तो नहीं आने वाला है, क्या बोलता है, क्या लगता है? फिर जीत कर आएंगी जो है यहाँ से अभी आमदार, या कोई और आएगा? पता नहीं, अभी तो मालूम नहीं, ऐसा तो चल रहा है। नहीं समझ में आता है। आप लोग से भी बात करते हैं। किधर से आप लोग? हम लोग यूपी के हैं सब। यूपी से आए हैं। यहाँ पे क्या करते हैं काम? वही मिस्त्री का, कड़िया लाइन का। यहाँ सब ठीक ठाक है या कुछ परिवार तो है? अगर हम देख रहे हैं वर्सोवा का ना कोई बदलाव नहीं हो रहा है। नहीं। आज 30 साल होने को आ गया यहाँ पे। बचपना हम लोग को यहीं जा रहा है। पहले मरोल पाइप मिल रहता था। तो चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? चुनाव पे तो कुछ तो असर होने वाला है, ऐसा लगता है होएगा कुछ। आप लोग कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ। इंदौर। इंदौर। तो यहाँ पे क्या आप घूमने आए? हाँ, घूमने आई हूँ फ्रेंड के यहाँ। और आप? यहीं से हूँ, मुंबई से। मुंबई से हैं। तो आप तो वर्सोवा को जानते होंगे, मड आइलैंड कहाँ, किस? मड में रहती हूँ। मड ज्यादा बेहतर लगता है या वर्सोवा है? वर्सोवा ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज बोट का इश्यूज होता है कभी कभी, इवन लेट नाइट्स में। और जो लीडर्स हैं उन्होंने कुछ काम किया यहाँ पे डेवलपमेंट का, आपको लग रहा है?
डेवलपमेंट के हिसाब से सब बातें हो रही है, बट कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है। जैसे वो ब्रिज बनेगा, बट कुछ बनना दिख नहीं रहा। अच्छा, बनना चाहिए। हाँ, ये देखिए बाइक हटाने भी बोल रहे हैं। क्या हुआ काका? कागड़ गेलो टेबा टावा टेबा काका काका भी मेरी बात उतनी ही सुन रही है जितना लोगों का कहना है कि सरकार उनकी बातें सुन रही है ना, थोड़ा थोड़ा। कहाँ से आप? हम इधर मठ से ही है। उधर वर्सोवा जा रहे हैं? वर्सोवा जा रहे हैं। कुछ काम? ऐसे ही घूमने भाई के घर पे। भाई का घर उधर? हाँ, भाई का घर उधर है। दिवाली के लिए मिलने जाते हैं। तो दीपावली आपकी लंबी चल रही है? दीपावली हमारे रोज सुबह उठ गए तो हमारी दिवाली रहती है, नहीं तो काली चौदस रहती है। दीपावली पटाखे फोड़े आपने? पटाखा बहुत फोड़ते हैं। उद्धव ठाकरे ने बोला कि कुछ पटाखे अभी 23 तारीख को फुस होने वाले हैं। वो तो उद्धव ठाकरे का ही होएगा ना फुस। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों? उद्धव ठाकरे काम के ऊपर रहता है ना। तो काम किसने किया? शिंदे सरकार ने? काम जिसने किया अभी कितने साल से बीएमसी में है उद्धव सरकार, अभी तक पुल नहीं बना है इधर। तो इस बार महाविकास आघाड़ी पीछे है, आघाड़ी की जगह पिछाड़ी होगी। वो मेरे को मालूम नहीं। महाविकास अपना मत बोलने का ना, आपने बोल दिया धीरे से पटाखा उनका फुस होगा। नहीं, ठीक बोल रहे हैं क्या? हमको कौन मालूम नहीं है भाजपा कौन है, उद्धव ठाकरे कौन है। उद्धव ठाकरे बीएमसी में था, वो मालूम है। अभी तक काम नहीं किया। वो काम कौन कर सकता है? जो आएगी अच्छी सरकार, जो वादा करेगी वो काम करेगी। वादा तो सब कर रहे हैं। अभी ये लास्ट वादा, अभी तो सब शिक्षित हो गए, अभी सब भी देख रहे हैं। नहीं तो एक ने बोला 3000 रुपए देंगे, एक ने बोला 1500 दे रहे हैं। वादा तो ये है। 1000 2000 से कुछ नहीं होता है, लेकिन काम सही करना चाहिए। कौन कर सकता है आपके हिसाब से? यहाँ पर कैसा चाहिए? लोग बोलते हैं कोई हिंदूवादी हमको नेता चाहिए, कोई कहते हैं सबको लेकर चलने वाला चाहिए। आपको कैसा चाहिए? हमको कोई भी नेता चले, काम करने वाला नेता चाहिए, जो हमारा काम, हमारी मुश्किलें सहूलत कर दे। अभी सरकार कर रही है काम, अच्छा कर रही है, वो भी अच्छा कर रही है काम। आपका एक जेन्युइन इशू, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था भाई। हमने टाइटैनिक डूबते देखा है, इधर जेटी में तो डरना हमारा लाजमी है। ठीक बोल रहे ना? लेकिन एक बात बताइए, इस बार की सरकार डूबेगी कि तैरेगी? अब सरकार के पास नसीब के खेल है तो उसे तो अच्छा पब्लिक के ऊपर है ना, किसको चाहती है किसको नहीं चाहती है, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ये पुल बना के अच्छा कर रहे हैं खराब कर रहे हैं? यहाँ पे जो बन रहा है तो पुल के बनेगा तो अपना टॉलर कैसे क्या करेंगे? जो कोरी लोग हैं यहाँ पे जो रहवासी, उनको प्रॉब्लम नहीं होएगा? उनको तकलीफ होगी। उनको कितनी सारे टॉलर हैं देखो वहाँ पे, फिर आना जाना पे उनको मच्छी पकड़ने में प्रॉब्लम तकलीफ होगी ना। फिर वो उस चीज़ का सोचना चाहिए। चलिए जल्दी उतरना पड़ेगा हमको, हमारा भी जगह आ गई उतरने की। तो वर्सोवा में ये आज का मच्छी बाजार आप कह सकते हैं, क्योंकि वर्सोवा पूरी तरीके से कोलीवाड़ा या ये कह लीजिए कोली समाज के रहवासियों का बसेरा रहा है। आप यहीं से ना? हाँ, वर्सोवा का ही है हम लोग। तो ये बताइए, ये वर्सोवा का जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं हम लोग, ये पहले कैसा था कोलीवाड़ा, अब कैसा हुआ है? क्योंकि 2019 से 24 में तो बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले से जो कुछ आप खड़ा है वो सीमेंट का नहीं था, पहले सब मट्टी का ही था। हमारे बोट नाव उधर तक जाती थी और नारियल का पेड़, कौलारू घर ऐसा था। और मच्छी भी दिन में इतनी मच्छी आती थी कि हमको ऊपर देखने में भी हाँ, सरकार के तो छोड़, लेकिन हम लोग को ऊपर देखने में भी फुर्सत नहीं थी, इतना मच्छी आता था। धीरे धीरे पानी भी कम हो गया, धीरे धीरे पानी कम सब बढ़ता गया। सरकार भरनी डालता रहा इधर उधर से, सब बड़े बड़े माल होते गए सब लोग, और सब कुछ ये मच्छी भी खत्म होती गई। क्योंकि बाहर का जो बोट आता है, नाव आता है, 6-6 महीना हमारा मच्छी सब समुंदर से लेके जाते हैं मच्छी मार के, तो फिर से वो धीरे धीरे घट होती जा रही है। ये सरकार का बीच में जो ढीलेपना हो गया है 10 साल पहले, तो अभी हमको संकट में डाल रहा है। ये पूरा पहले भर के रखता था, इधर खड़ा रहने में भी जगह नहीं थी, लेकिन अभी इधर देख कोई भी आदमी नहीं, एक भाई लोग बैठे, इधर 25-30 बैठते थे ना तुम लोग। वही मैं भी एक चीज 2019 आया था, मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ भाई। 2019 में आया था तब यहाँ ज्यादा भीड़ थी, फिर क्या कोविड का धंधा ही नहीं है, मंदी चला है, तो कोली लोग क्या करेगा? सरकार का कुछ नहीं हमारे पास आता है। अभी डीजल का भी भाव बहुत बढ़ा, आदमी बिनने में चाहते हैं कि जो हमी भाव मिलता है जो मच्छी को, जो 20-25 साल पहले भाव मिलता था
कि उससे भी कम अभी मच्छी को भाव मिल रहा है। जो खर्चा बढ़ गया है, खर्चा बढ़ गया, डीजल का भाव 5,000 से 50,000 तक हो गया, लेकिन अभी मच्छी का दाम जो हो गया वो उतना ही रह गया है। हाँ ऐसा नहीं बोलने को। वर्सोवा में कुछ जगह बहुत फेमस है, उनमें से कुछ कैफेज भी हैं। पीसफुल है वर्सोवा, एक ऐसा एरिया है कि जो आई थिंक आफ्टर बांद्रा दिस इज द क्वीन ऑफ सबब। तो कोई भी लीडर कोई भी हो, वर्सोवा की कंडीशन बेहतर रहती है, ऐसा है या कि कंडीशन बेहतर ही है? आप आज 30 साल का हिस्ट्री वर्सोवा का देख लो तो वर्सोवा का हिस्ट्री बेहतर ही है और आदमी लोग पीसफुली रहते हैं, सारी कम्युनिटी रहती है इधर और सारे पीसफुली रहते हैं। कुछ नंबर आप उनको भी देंगे जो यहाँ से एमएलए हैं? या नहीं, किसी को जानता नहीं इतना, मैं आपको बोला ना मैं पॉलिटिक्स में हूँ नहीं और मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ कि कौन क्या है, और मैं उसको मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है तो मैं इंटरेस्ट लेना नहीं चाहता हूँ। वोट कैसे देते हैं फिर? हाँ? वोट कैसे देते हैं उस समय दे देते कि जो अपने को ऐसा लगता है कि जो बेहतर है उस टाइम पे अगर देते हैं उसको देते। वर्सोवा में जिस जगह पर अभी मैं पहुंचा हुआ हूँ, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि लोग इसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। सिलिकॉन वैली किस चीज़ की? मीडिया की सिलिकॉन वैली, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली। और ये आराम नगर का वो हिस्सा है जहाँ आपको ऐसे कई सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस मिल जाएंगे जो आने वाले समय में क्या पता कहाँ कहाँ अपना नाम बनाते आपको नज़र आ जाए। ऐसे ही तमाम लोग यहाँ पर इस जगह पर बैठे हुए हैं जिस कैफ़े में हम पहुँचे, क्योंकि यहाँ कैफ़ेज़ में लोग आपको अपनी परेशानियाँ, अपनी खुशियाँ बांटते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र में तो कांग्रेस, मेरे हिसाब से कांग्रेस तो रही है। यहाँ ज़्यादातर लोग कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, शिवसेना का भी सपोर्ट करते हैं लोग। मेरे पिताजी का बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी राजनीति में रही है, लेकिन वो नेता कौन आएगा, कौन मुख्यमंत्री यहाँ पर बेहतर काम कर सकता है? मुझे तो लगता है बीजेपी तो चली रही है, अभी बीजेपी चल रही, शायद दोबारा भी वही आएंगे। मुझे अब कोई चेंज नहीं होगा मेरे हिसाब से, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज की ज़रूरत हिंदुस्तान को ज़रूरत है बीजेपी की, मुझे ये लगता है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गीत, मैं थोड़ा सिंगर भी हूँ तो एक गीत सुनाना चाहूँगा आपको। गीत है किशोर कुमार साहब जी का, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। राजेश खन्ना साहब पर्दे पर हैं। जी जी। हर नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर सांस। रंग बिरंगे मुखौटे मेरा ध्यान खींच रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये आपको भी दिखा दूं। लेकिन इस बार कौन असली मुखौटे पे हैं, कौन कई बहरूपिया वाले मुखौटे लगाकर आ रहा है इस राजनीति के रंगमंच में, ये पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आराम नगर में हूँ, जहाँ इसी तरीके से इस इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोग हैं। आप क्या करते हैं सर? बेसिकली मैं एक रंगकर्मी हूँ और रंगकर्म करता हूँ। ज़्यादा अच्छा रंगकर्म आजकल कौन कर रहे हैं, अभिनेता या नेता? रंगकर्म की तुलना अगर हम नेता से करें तो बहुत गलत होगा, क्योंकि रंगकर्म विशुद्ध है और नेता क्या है वो सब लोग जानते ही हैं, तो रंगकर्म की तुलना तो हम नहीं कर सकते। लेकिन अभी जैसा स्थिति है देश का, पहले की अपेक्षा ठीक है, लेकिन और अच्छी होने की बहुत ज़रूरी है, जो होना चाहिए। इसके लिए अभी जो चुनाव हो रहे हैं 20 तारीख को, तो इसकी बात कोई नहीं कर रहा है, किसी ने उठाई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे लोग बाहर से आके रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, काम करते हैं, तो यहाँ पे रेंट की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिसकी वजह से कि इतना स्क्वायर फीट वाला घर है तो उसका इतने तक ही रेंट होना चाहिए। जो गरीब हैं, आप ये समझिए कि जो टैलेंट है वो अमीर और गरीब देखकर तो नहीं आता है, तो जो गरीब घर से आने वाले लोग हैं, इन इलाकों में रहते हैं, उनको भी राहत कहीं ना कहीं ऐसे फैसलों से मिल सकती है, और ये उनकी उम्मीदें भी हैं। ये वही वर्सोवा है जहां आपको गलियों में बड़े बड़े सितारे देखने को मिल जाएंगे, जिसको देखने के लिए अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आते भी हैं। लेकिन इसी वर्सोवा में हमने आपको दिखाया कि अलग अलग शहरों से आने वाले तमाम स्ट्रगलर्स की क्या ज़िंदगी है, और ख़ास तौर से वर्सोवा की जो पहचान मछुआरों के गांव के रूप में थी,
उन मूल निवासियों का, उन मछुआरों का क्या हाल है, उनके क्या मुद्दे हैं। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि ये चुनाव बीते चुनाव के मुकाबले ज्यादा मुश्किल है हर एक पार्टी के लिए, क्योंकि अब मछुआरों का कहना है कि जो भी हमारे मुद्दों की बात करेगा हम सिर्फ उन्हें ही चुनेंगे। आज वर्षों से इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर किसी नई जगह पर नए लोगों और नए मुद्दों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में यूपी PCS छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। यूपी लोक सेवा आयोग कूच की कोशिश हो रही है। पुलिस ने छात्रों को रास्ते पर रोका। एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग हो रही है और देखिए छात्रों का बड़े स्तर पर प्रदर्शन किस तरह से सामने आ रहा है। प्रयागराज में एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग, जो पहले से ही व्यवस्था चल रही थी उसे बहाल करने की मांग, जिसमें RO, ARO और PCS की परीक्षाएं शामिल हैं। इसको लेकर बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए हैं छात्र और मांग की जा रही है। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे भी जाने की कोशिश की गई। देखिए पुलिस उन्हें खदेड़ती जा रही है, लेकिन हालात काबू से बाहर हो गए पुलिस के जब बैरिकेडिंग तोड़ दी गई छात्रों के जरिए। बड़ी तादाद में बड़ी संख्या देखने को मिल रही है छात्रों की। यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हो चुके हैं। छात्रों की मांग है, बड़े स्तर पर मांग की जा रही है कि एक दिन में एक ही शिफ्ट में जो परीक्षाएं हो रही हैं उसे ही रखा जाए। लेकिन जब से पेपर लीक का मामला सामने आया है, सरकार की ओर से, यूपी सरकार की ओर से या फिर प्रशासन की ओर से हर कदम बड़ा उठाया जा रहा है और इस मामले में छात्रों की मांग है कि जो प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, वो एक शिफ्ट में, एक दिन में एक शिफ्ट के तहत ही परीक्षाएं कराई जानी चाहिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन और गाजा युद्ध पर बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत। उन्होंने कहा कि दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। मोहन भागवत की ओर से कहा गया, हर जगह दुनिया को तबाह करने वाले हथियार पहुंच चुके हैं। आज हम ये भी देखते हैं कि इतना सारा जगत सुविधा संपन्न है, भौतिक सुख संपन्न है, सुख संपन्न नहीं है। हम पर सब लोग मानते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा है। अब वो यूक्रेन के युद्ध के कारण होगा कि गाजा के युद्ध के कारण होगा, यही बातें चलती है। विज्ञान की इतनी बड़ी प्रगति हुई, अभी तक देश के या दुनिया के गरीबों तक वो विज्ञान पहुंचा नहीं है, उसकी सुविधाएं पहुंची नहीं है। लेकिन दुनिया को जलाकर भस्म करने वाले अस्त्र सब जगह पहुंच गए हैं।